हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दिवेश नागपाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे मैंने IBPS PO प्रीलिम्स में 36 मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा स्कोर करे। पर उसको डिस्कस करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि लास्ट ईयर मैंने कौन कौन से एग्ज़ाम्स क्लियर करे। तो लास्ट ईयर मैंने RRB PO का एग्ज़ाम क्लियर करा था हरियाणा से। और उसके बाद IBPS PO उसमें मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा मिला और IBPS क्लर्क जिसमें मुझे कैनरा बैंक मिला था। और बाकी कुछ इंश्योरेंस के एग्ज़ाम जैसे ओरिएंटल इंश्योरेंस में AO एज अ स्पेशलिस्ट ऑफिसर और न्यू इंडिया एश्योरेंस में जर्नलिस्ट और GIC का भी मैंने एंट्रेंस रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर किया था। तो अब बैक टू द वीडियो। तो जैसा कि अभी आपने देखा स्क्रीन पर, मेरा IBPS PO प्रीलिम्स में स्कोर था 85.25 और जनरल कैटेगरी की लास्ट ईयर कट ऑफ थी 48.5 एंड उसमें से मेरा रीजनिंग में आया 30, कॉन्ट्स में आया था 28.75 एंड इंग्लिश में था 26.5। तो अब मैं एक एक करके सब्जेक्ट वाइज बताता हूँ कि कैसे मेरा ये स्कोर आया। सबसे पहले मैं बात करता हूँ रीजनिंग के सब्जेक्ट के बारे में। तो रीजनिंग में मेरे आए हैं 30 मार्क्स। इसके लिए मैं सबसे पहले टीचर की बात बताऊँ तो मैंने टीचर के लिए संजय सर को ही फॉलो करा है। आर्ट ऑफ रीजनिंग यूट्यूब चैनल है और वो यूट्यूब पे ही उनकी इतनी वीडियोज़ हैं कि पेड कोर्स कोई लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने उनकी जो #2+1 पॉसिबिलिटीज़ है वो करवाते हैं कि मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ लेना। मैंने पजल्स के लिए वही अप्रोच फॉलो करी है। मैंने कोई थ्रेड मेथड कभी फॉलो नहीं करा। पॉसिबिलिटीज़ बनाई है, चाहे कितनी भी बने, चाहे वो 3 पॉसिबिलिटी हो या कभी कभी 4 भी बनानी पड़ती थी तो उसको भी 4 पॉसिबिलिटीज़ बना के करा है पज़ल। और मैं ये नहीं करता था कि पहले मिसलेनियस अटैम्प्ट करना है फिर बाद में पज़ल अटैम्प्ट करना है। फर्स्ट गो से जो कोई क्वेश्चन आ रहा है, सपोज़ अब जैसे IBPS PO प्रीलिम्स में पहले क्वेश्चन में अगर मेरे पास कोई पज़ल आ गया, अगर वो 9th फ्लोर का पज़ल है या फिर 11th फ्लोर का पज़ल है पर वो विदाउट वेरिएबल है, तो मैं पहले वो अटैम्प्ट करता था क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पज़ल स्ट्रॉन्ग पार्ट है। तो मैं ये नहीं है कि स्किप करूँगा और मिसलेनियस का वेट करूँगा कि कब मिसलेनियस आएगा तब मैं मिसलेनियस अटैम्प्ट करूँ, फिर मैं बाद में पज़ल पे आऊँगा। ऐसा मैं कुछ नहीं करता था। पहले पज़ल अटैम्प्ट कर लिए, फिर उस पर अगर पहला ही क्वेश्चन जो आया वो पज़ल आ गई और विद वेरिएबल है तो उसको स्किप कर सकते हैं। पहले मिसलेनियस कर लो और इजी पज़ल्स कर लो और उसके बाद मैं लास्ट में फिर वो मुश्किल वाले पज़ल्स वेरिएबल वाले करता था। IBPS PO प्रीलिम्स में मुझे अभी भी याद है कि मैंने मैंने एग्जैक्ट 30 अटैम्प्ट करे थे और मेरे 30 आए हैं। जो मैंने 5 क्वेश्चन छोड़े थे वो मिसलेनियस के छोड़े थे। लास्ट में मेरे पास 5 मिनट बचे थे और 25 क्वेश्चन हुए थे मेरे और मेरे पास ऑप्शन था कि या तो मैं 5 मिसलेनियस कर सकता हूँ या फिर एक पज़ल था विद वेरिएबल मैंने जिसमें 3 सिटीज़ दी गई थी। मैंने वो वाला पज़ल अटैम्प्ट करा था जिसमें 3 सिटीज़ थी और विद उसका कलर भी था और लोग भी थे। अराउंड 9 लोग थे। मैंने ये वाली पज़ल अटैम्प्ट करी क्योंकि मुझे पता था कि मेरी ये वाली पज़ल स्ट्रॉन्ग पार्ट है, तो मैंने मिसलेनियस के बजाय ये पज़ल अटैम्प्ट करी। ऐसे ही आपको अपना स्ट्रॉन्ग पार्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। रीजनिंग में अगर पज़ल्स स्ट्रॉन्ग पार्ट है तो पज़ल्स करो, मिसलेनियस है तो मिसलेनियस करना पड़ेगा। पर पज़ल्स तो छोड़ सकते नहीं है। अगर प्रीलिम्स में ज़्यादा से स्किप कर दिया, 1-2 पज़ल नहीं करने पड़े तो मेंस में तो करना ही पड़ेगा पज़ल। तो रीजनिंग में पज़ल्स में काम करने की बहुत ज़रूरत है। अपने पज़ल्स को स्ट्रॉन्ग करो। सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो पज़ल्स के, गाइडली के मॉक्स में होते हैं या फिर कोई भी मॉक का प्लेटफॉर्म हो जिससे भी आप करो, उसमें सेक्शनल मॉक्स में दे सकते हो। टॉपिक वाइज टेस्ट में पज़ल्स होते हैं वो सब कर सकते हो जिससे स्पीड बढ़ाओ। या फिर आर्ट ऑफ रीजनिंग में जैसे संजय सर जैसे पढ़ाते हैं हने उनकी वीडियोस से पहले वो पॉसिबिलिटी वाली अप्रोच सीखी, फिर वो इम्प्लीमेंट करा और फिर स्पीड पे फोकस करना है। ये नहीं कि पहली बारी में ही सोचना है कि हाँ मुझे स्पीड में करना है, मुझे स्पीड में करना है। पहली बारी में स्पीड नहीं आएगी। पहले उसका कॉन्सेप्ट सीखा, जैसे सर ने बताया वैसे करा, फिर कुछ 15-20 पजल्स प्रैक्टिस करी, उसके बाद जाके धीरे धीरे स्पीड बनेगी। फिर मॉक्स देने सेक्शनल के बाद फुल लेंथ मॉक, फिर जाके पजल्स में और रीजनिंग में स्पीड बनेगी। ऐसे रीजनिंग का पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा। तो नेक्स्ट अब मैं बात करता हूँ इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश में मेरा स्कोर था 26.5 आउट ऑफ 30। बट अभी भी मुझे याद है कि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी और पहली बार जब सेक्शनल मॉक दिया था तो मेरा स्कोर था अराउंड 9 या 10। तो इंग्लिश मीडियम से होने के बावजूद भी जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो मेरे इतने कम मार्क्स आए थे। तो जो हिंदी मीडियम से हैं उनको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इंग्लिश मीडियम वालों को एक एज होती है इंग्लिश के सेक्शनल मॉक देना और इंग्लिश के नंबर लाने में बहुत फ़र्क है। इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो मैंने स्ट्रैटेजी वीडियोस देखी और सब में यही था कि रीडिंग पे फोकस करना है,
मैंने ग्रामर पे फोकस नहीं करना, पूरे पैराग्राफ को समझना नहीं है, सिर्फ उसकी ऊपर से अंडरस्टैंडिंग समझनी है, उसका कस्प समझना है। बट ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सबसे पहले ग्रामर पे बहुत फोकस करा, तो उसके लिए मैंने निमिषा मैम को फॉलो करा, उनका परफेक्शन बैच परचेज करा। उसमें उनकी अलग से ग्रामर की ग्रंथ की क्लासेस भी होती थी, और ये है मेरा पूरा ग्रामर का कोर्स। मैंने इसमें पूरे अपने नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, वर्ब, एडवर्ब, एक्टिव, पैसिव, टेंसेस, एडजेक्टिव, पूरा बेसिक्स से उनकी क्लासेस समझी, और उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे या रूल्स थे वो बनाए, और पूरे ग्रामर के रूल लिखे। ग्रामर से जब मैंने ग्रामर को पूरा समझा, तो उसके बाद जब मैं रीडिंग करता था कॉम्प्रिहेंशन पैसेज की, या फिर पैरा जम्बल्स हो, चाहे एरर डिटेक्शन हो, वर्ड स्वैपिंग हो, इन सब में बहुत हेल्प मिलती है ग्रामर से। ये ग्रामर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो एरर डिटेक्शन में ही हेल्प करेगी, वो ओवरऑल इंग्लिश में बहुत हेल्प करती है। और उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है वोकैब। तो ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो वोकैब पे मैंने ज़्यादा फोकस नहीं करा। मैं जो जितने भी मॉक्स देता था, मैं सेक्शनल मॉक, चाहे वो गाइडली से हो चाहे ऑलिव बोर्ड हो, इनमें जितने वर्ड्स रिपीट होते थे सिर्फ मैं उसकी एक लिस्ट बनाता था। तो अराउंड 300 to 400 वर्ड्स की मैंने लिस्ट बनाई थी, और सिर्फ उन्हीं को देखा था। निमिषा मैम की क्लासेस में जो वो वोकैब के लिखवाती थी, मैंने उसको फॉलो नहीं करा। मैंने निमिषा मैम की क्लासेस निमिषा मैम की क्लासेस को पूरा फॉलो करा है। बस एक वोकैब का पार्ट छोड़ के उन्होंने जितने भी परफेक्शन बैचेस में क्वेश्चंस करवाए हैं, चाहे वो हाई लेवल पर पैराजम्बल्स हो, मिक्स पैटर्न के क्वेश्चंस हो, कॉम्प्रिहेंशन हो, टोन बेस्ड क्वेश्चन हो, मैंने वो सब प्रैक्टिस करा है। बट वोकैब पे मैंने इतना फोकस नहीं करा। मैंने अपनी ग्रामर पे फोकस करा, और उसके बाद रीडिंग पे फोकस करा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को पढ़ा अच्छे से, और उसका ऊपर से मतलब समझा। नहीं इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना होता, पैसेज की लाइन बाय लाइन को नहीं देखना है। और निमिषा मैम जैसे कहती हैं कि पहले क्वेश्चंस रीड करने हैं फिर बाद में पैसेज रीड करना है, तो मैंने एक ये चीज़ भी फॉलो नहीं करी। मैं पहले पैसेज रीड करता था, फिर बाद में उसके क्वेश्चन रीड करके फिर उसके आंसर्स मार्क करता था। मेरे को इससे ज़्यादा बेटर लगता था। अगर आप लोगों को आपको लगे कि पहले क्वेश्चंस पढ़ने से अच्छा लगता है, तो आप वैसे भी कर सकते हो, सबकी अप्रोच अलग होती है। मेरे यही अप्रोच थी इंग्लिश के लिए, और धीरे धीरे करके इससे मेरे मार्क्स इंप्रूव हुए। फिर थोड़ा सा मैं लास्ट में मैंने 1-2 महीने एडिटोरियल भी जो निमिषा मैम कराती थी, एडिटोरियल की क्लासेस भी करी, उससे भी बहुत इंप्रूव होता है इंग्लिश। उसमें भी मैंने, बट एडिटोरियल में इतना ज़्यादा जो मैम वोकैब के वर्ड्स लिखवाती थी, एंटोनिम, सिनोनिम, फ्रेजेस, वर्ब्स, एडवर्ब, मैं इतना सब फोकस नहीं करा। सिर्फ एडिटोरियल पढ़ा और उसका मतलब समझा, और दैट्स इट। इन धीरे धीरे करके ऐसे ही इंग्लिश में मार्क्स इंप्रूव होंगे। और सबसे मेन पॉइंट है कि इंग्लिश में गेस वर्क नहीं करना। कि सबको लगता है कि हाँ, अटैम्प्ट ज़्यादा करने से 1-2 गलत हो जाएंगे, 4-5 गलत हो जाएंगे, पर उससे बहुत नेगेटिव मार्किंग होती है। इंग्लिश में मैं हमेशा अपने अटैम्प्ट्स को कम रखता था, चाहे वो मॉक्स हो। मॉक्स में मैं 30 तो मतलब कभी मैंने करे ही नहीं, 25 या 26 ही अटैम्प्ट करता था। जिसमें मुझे डाउट है मैं वो छोड़ देता था। ये नहीं है कि जो पढ़ने में अच्छा लग रहा है 5 ऑप्शन में से उसको टिक कर दो, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो लगता है जेन्युइन, जिसका आंसर मेरे को पता है, मैं वही करता था। क्योंकि इंग्लिश में बहुत नेगेटिव मार्किंग होती है, उसी की वजह से स्कोर कम होता है। तो मैंने इंग्लिश में नेगेटिव मार्किंग पे फोकस नहीं करी, एक्यूरेसी पे फोकस करा। तो अब बात करते हैं कॉन्स की। तो कॉन्स में मेरा स्कोर था 28.75। एंड अगर टीचर की बात करें तो मैंने सिर्फ एक टीचर को फॉलो करा है, जो है हर्षल सर, और हर्षल अग्रवाल सर, और उनका यूट्यूब चैनल है लर्निंग कैप्सूल्स। और यूट्यूब चैनल पे ही उनकी इतनी वीडियोज़ हैं कि अगर कोई जेन्युइनली सिर्फ उसी को करता रहे तो वही वीडियोज़ कभी ख़त्म ना हो। इतना कंटेंट पड़ा है सर के यूट्यूब चैनल पे कि पेड कोर्स की तो ज़रूरत ही नहीं है। जेन्युइनली मैंने सिर्फ सर को फॉलो करा, और पूरी उनकी जो अप्रोच थी वही इम्प्लीमेंट करी है। और सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट मेरा कॉन्ट में था एरिथमेटिक। मैं किसी भी चैप्टर को स्किप करके नहीं जाता था, मैंने एरिथमेटिक के सारे चैप्टर्स करे हैं। और मेरा फर्स्ट यही होता था जब भी एग्ज़ाम में कि मेरे को एरिथमेटिक तो अटैम्प्ट करनी ही करनी है। मैं डीआई बल्कि छोड़ देता था, क्योंकि डीआई में सॉल्व करने में टाइम लगता है। अगर एरिथमेटिक आती है, कॉन्सेप्ट आता है, तो एरिथमेटिक का क्वेश्चन जल्दी होगा एज़ कम्पेयर टू डीआई। उसके बाद जो सर की अप्रोच थी कि मतलब कि फ़र्स्ट गो में फ़र्स्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट करना है, कि अगर जो भी क्वेश्चन लगता है कि मुश्किल है तो उसको मार्क कर दो, और बाकी नेक्स्ट आगे स्किप करो, और इजी क्वेश्चन फर्स्ट गो में पहले इजी क्वेश्चन को सॉल्व करा। मैं अपने फर्स्ट गो में पहले अरिथमेटिक के जितने भी मुझे लगता था कि जो जल्दी हो जाएंगे, इजी क्वेश्चन है, उन सबको कर देता था। 2-3 छोड़ दिए, जैसे जो मुश्किल अगर लग रहे हैं तो। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन कोई आ रही है, अप्रॉक्सीमेशन हो, क्वाड्रेटिक हो, मिसिंग नंबर सीरीज या फिर रॉन्ग नंबर सीरीज करी। और 3 डीआई अगर आ रही है या फिर केसलेट आ रहा है, तो कोई उसमें से सबसे एक जो आसान है पहले फर्स्ट गो में वो कर ली। फिर उसके बाद टाइम के अकॉर्डिंग जितना टाइम बचा हो, अगर पूरा एक टाइम बचा है तो डीआई को उठा लिया, जो एक मुश्किल से डीआई है और ये नहीं है कि डीआई के भी पूरे 5 क्वेश्चन पेपर में अटैम्प्ट करने हैं।
डीआई के डिकोड करने के बाद भी पाँचों क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि होंगे, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन उसमें 2 तो 5 में से बड़े होते ही होते हैं, तो वो 1-2 छोड़ सकते हैं। उस 1-2 क्वेश्चन के बदले में अरिथमेटिक के क्वेश्चन उससे ज़्यादा जल्दी हो सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी अप्रोच है कि अगर अरिथमेटिक के चैप्टर्स का सब पूरे करे हुए हैं, कोई भी चैप्टर छोड़ा नहीं है, तो एक एडवांटेज और एक एज है आपके पास बाकी स्टूडेंट से, कि जितने में कोई स्टूडेंट टाइम वेस्ट करेगा एक डीआई के लंबे क्वेश्चनों को सॉल्व करने में, उतने में ही एक अरिथमेटिक, चाहे वो मेंसुरेशन चैप्टर का हो और प्रोबेबिलिटी चैप्टर हो, ये मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, यही 4-5 चैप्टर हैं जो यूजुअली स्टूडेंट स्किप करते हैं। वरना तो एजेस का क्वेश्चन हो, एज हो, पार्टनरशिप हो, ये रेशियो के क्वेश्चन हो, ये तो कोई भी स्किप नहीं करता, और एग्जामिनर को भी पता है ये सब। एज और पार्टनरशिप के क्वेश्चन हमेशा मुश्किल आते हैं एज़ कम्पेयर टू मेंसुरेशन या प्रोबेबिलिटी का चैप्टर हो। मेंसुरेशन और प्रोबेबिलिटी भले चैप्टर समझने में मुश्किल हैं, पर इसके जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो डायरेक्ट और सबसे जल्दी होने वाले होते हैं। इतने आसान होते हैं कि ये क्वेश्चन एक डीआई के किसी एक लेंथी क्वेश्चन को सॉल्व करने से भी जल्दी हो सकते हैं। तो इसलिए अरिथमेटिक के चैप्टर्स की अगर जो स्टूडेंट चाहे तो वो पेड कोर्स भी ले सकता है हर्षद सर का। उसमें वो सिस्टमेटिक शुरू करते हैं, पूरा पहले बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम पढ़ाते हैं, फिर अलजेब्रा पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद वो रेशियो चैप्टर में आते हैं और एक एक चीज़ कॉन्सेप्ट वाइज समझाते हैं, तो वहाँ से भी कर सकते हो। मेरे हिसाब से तो अरिथमेटिक को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रीलिम्स भले ही निकल जाएगा बिना अरिथमेटिक के नंबर सीरीज़ और डीआई करके, पर मेंस में तो फिर फंसना है अरिथमेटिक, चाहे वो क्वांट्स में अरिथमेटिक हो, चाहे वो रीजनिंग में पजल्स हो, ये दोनों तो ज़रूर फंसाएंगे मेंस में, क्योंकि जीए अनप्रेडिक्टेबल आती है मेंस में, तो जीए से नंबर नहीं मिल सकते, मैथ्स और रीजनिंग से नंबर लाने ही पड़ेंगे, और उसके लिए अरिथमेटिक और पजल को स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ेगा। तो ये अप्रोच थी मेरी क्वांट्स के लिए, जिससे मैंने स्कोर करे 28.75 मार्क्स। तो नेक्स्ट मैं अब बात करूँगा मॉक्स के बारे में। तो सबसे पहले तो प्रीलिम्स के लिए बहुत मॉक्स देने पड़ेंगे। गाइडली में अराउंड 20 मॉक्स आते हैं पर पेपर, जैसे IBPS PO प्रीलिम्स के हैं तो अराउंड 20 पेपर 20 मॉक्स मिल जाएंगे, प्लस सेक्शनल अलग। मैं वो सारे ख़त्म करता था गाइडली के, और स्टूडेंट्स का मानना है कि गाइडली के मॉक्स बहुत टफ होते हैं। हाँ, गाइडली के मॉक्स टफ होते हैं, एक अपर लेवल पर होते हैं एग्ज़ाम से, तो वो अच्छी बात है। जितने टफ हम करके जाएंगे एग्ज़ाम्स में उतना ही बेनिफिशियल होगा। तो मैं मॉक्स सारे ख़त्म करता था गाइडली के, चाहे वो सेक्शनल हो चाहे वो फुल लेंथ हो, और बाकी प्लेटफॉर्म जैसे कि ऑलिव बोर्ड हो, स्मार्ट कीड़ा हो, अड्डा हो, इन सब के लाइव मॉक्स होते हैं, हफ्ते में 1 या 2 मैं वो भी जरूर देता था। और मॉक्स में प्लेन शीट्स पे देता था, जैसे कि एग्जाम्स में हमें 5 प्लेन शीट्स मिलती हैं, वैसे ये है पूरा सेट। मैंने जो जितने भी IBPS PO प्रीलिम्स के मॉक्स दिए थे, सेक्शनल हो चाहे वो फुल लेंथ हो, मैं पूरे एक शीट देता था 5, और उसको माउस के साथ लैपटॉप में देता था, और हर मॉक के बाद मैं अपनी रैंक उस पर लिखता था फर्स्ट पेज पे, मेरे कितने मार्क्स आए, कितने मैंने नेगेटिव अटैम्प्ट करे हैं, जैसे कि मोस्टली इंग्लिश में ही नेगेटिव अटैम्प्ट होते थे, जिसको मैं कोशिश करता था कि ना करूं, क्योंकि मैं इंग्लिश में गैस वर्क नहीं करता था, और मैथ्स रीजनिंग में से कभी कभार 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाते थे जल्दी के चक्कर में। तो हर मॉक में मेरा यही फोकस होता कि नेक्स्ट मॉक पिछले वाले मॉक से अच्छा होना चाहिए, उसमें एक्यूरेसी बड़ी होनी चाहिए, परसेंटाइल बड़ी होनी चाहिए, और नेगेटिव अटैम्प्ट्स नहीं होने चाहिए। और मॉक्स में ये नहीं है कि पहले मॉक से ही तुम्हें अपनी स्पीड बनानी है, ऑब्वियसली धीरे धीरे करके ही स्पीड आएगी। और मॉक्स के स्कोर को ईगो पे नहीं लेना कि अगर एक मॉक अच्छा नहीं हुआ तो आज मैं 2 और मॉक दे दूँ, 3 और मॉक दे दूँ, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इससे अच्छा कि एक मॉक दो। 1 घंटे का एक मॉक है प्रीलिम्स का, तो मुझे उसको एनालाइज करने में 1 घंटा लगता था, 1 घंटा, कभी कभी उससे भी ज़्यादा टाइम लगता था, तो 1.5 घंटा भी लगता था। तो मॉक को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, इंग्लिश में कौन से पैटर्न वीक है, उसको एक कागज़ पे लिखना कि इस वाले मॉक में ये गलतियाँ हुई, उसमें से वोकैब नोट करना, और मैथ्स और रीजनिंग में नोट करना कि कौन से क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगा, कौन से क्वेश्चन में आप स्टक हो रहे हो, और कौन सा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, कौन सा वीक पार्ट है। पूरा एक मॉक को पूरा एनालाइज करना चाहिए मॉक देने के बाद। ये नहीं है कि बस मॉक के काउंट्स करने हैं कि हाँ मैंने 10 मॉक दे दिए, 15 मॉक दिए टोटल, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितने मॉक दिए, चाहे भले ही 1-2 मॉक कम दिए हो, पर उसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी मेरी स्ट्रैटेजी, कैसे मैंने 36 मार्क्स अबव स्कोर करे कट ऑफ से IBPS PO प्रीलिम्स में। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं सब्जेक्ट वाइज इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग की अलग एक अप्रोच और स्ट्रैटेजी वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होपफुली आपको अच्छी लगी हो।